नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, जो पेपर 1 के लिए जो है। और इसमें जो है 30 प्रश्न है। जैसा कि हम 4 एपिसोड ऑलरेडी ला चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। पहला प्रश्न है आज का। और आपको लग रहा होगा कि काफी सिंपल प्रश्न हम पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है, ये इसमें किसी भी पेपर होता है, कोई भी पेपर हो किसी भी एग्जाम का, उसमें कुछ प्रश्न जो है काफी सिंपल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ आसान प्रश्नों को भी शामिल करते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये प्रश्न सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो हिंद महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है वो है जावा ट्रेंच। ये आपको नया प्रश्न मिला होगा। अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए, प्रशांत महासागर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? मेरियाना गर्त हो जाएगा। और प्रशांत महासागर के बारे में आपको बता दें कि ये पूरे पृथ्वी का जो है टोटल सरफेस का 1/3 जो है ये जगह छेकता है प्रशांत महासागर। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है कुल कितने महासागर हैं? वर्तमान में कुल कितने महासागर हैं? तो कुल जो है 5 महासागर हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। दूसरा जो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे आप हिंद महासागर को कह सकते हैं, हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। और पांचवा जो महासागर होगा वो हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर, टिका महासागर। तो ये हो जाएगा 5। टोटल अभी वर्तमान में जो है 5 महासागर हैं। इसको जो है अंटार्कटिका जो महासागर है, इसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो पिघल के महासागर का रूप धारण करता जा रहा है। तो वर्तमान में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अगर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पॉइंट देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न आपको सामने दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया होगा, ये आपको बिल्कुल नया प्रश्न मिला होगा। तो इसका राइट पहला ऑप्शन देख लीजिए, 1947 है, 1950 है, 63 है, 1973 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 राइट आंसर। बंगाल का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर को आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया था? 1973 में किया गया था। और एक प्रश्न और आप एडिशनल जोड़ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। ये जो है काफी मस्त जीके है, आप इसको याद कर सकते हैं कब हुई थी। अगला प्रश्न है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए है रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाभारत। महाभारत का जो है गीता भाग है। और ये जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हो रहा है उसका जो है ये पार्ट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए है रोग प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन सी है पाचन और ऑप्शन डी है हार्मोन स्राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन प्रवाह। जो है आप जानते हैं कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन होता है, 120 दिन, 120 दिन। और आरबीसी का जो मुख्य काम है, इनका काम है कि ऑक्सीजन जो है लंग्स से ये ले जाके शरीर के विभिन्न जो टिश्यू हैं उनके पास तक पहुंचाते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल उन टिश्यू के पास बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उनको बैक वापस लाके लंग्स में भर देते हैं प्यूरिफाई के लिए। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का आपने काम जाना। और
लाल रक्त कणिकाएं का अगर पूछा जाए आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है जो ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और आपको बता दें कि जो राजस्थान है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.4% ये रखता है पूरे भारत का। और भारत के इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि राजस्थान भारत के जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, सेकंड नंबर पे हो जाएगा एमपी, थर्ड नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे हो जाएगा यूपी और 5 नंबर पे हो जाएगा गुजरात। ये भी क्रम आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार। ये हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार जो है 5 बड़े सबसे राज्य हैं। यूपी जो है क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसी तरह जो है अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। और 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हो जाएंगे जनसंख्या के आधार पे, तो पहला होगा यूपी, सेकंड होगा महाराष्ट्र, थर्ड होगा बिहार, बिहार जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल और पांचवा हो जाएगा एमपी। तो ये प्रश्न आपको जो है ये भी जानकारी में होना चाहिए, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है परिवहन और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो हरित क्रांति का आप जानते हैं कि ये जो है 1967-68 के आसपास चलाया गया था और इसके द्वारा जो है पैदावार की काफी बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि उसमें जो है खादों का प्रयोग हुआ था, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हुआ था, सिंचाई व्यवस्था डेवलप की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, हरित क्रांति का संबंध है। इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट हम जोड़ सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कौन सा है, हरित क्रांति का फादर कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है, एमएस स्वामीनाथन। इसी तरह जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, ब्लू रिवोल्यूशन, तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, जिसको नीली क्रांति कहते हैं, तो ये फीस उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह जो है अगर भूरी क्रांति पूछी जाए किससे संबंधित है, भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति जो है ये आपको जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है, खाद्य उत्पादन से, फर्टिलाइजर्स जिसको बोलते हैं, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह अगर जो है सिल्वर क्रांति पूछा जाए, क्रांति, चांदी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक है। इसी तरह जो है व्हाइट रिवोल्यूशन की बात की जाए अगर श्वेत क्रांति का, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिल्क उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है वर्षा कराना, ऑप्शन बी है यूवी किरणों से रक्षा, ऑप्शन सी है तापमान बढ़ाना और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यूवी किरणों से रक्षा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो ये जो है प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को, और स्टेट लेवल पे देखा जाए, स्टेट लेवल पे, तो ये जो है गवर्नर को देता है। और गवर्नर जो है इस रिपोर्ट को जो है अपने फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि सदन के पटल पे रखवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न था भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगर राज्य स्तर पे होगा तो गवर्नर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्य, नागरिक, सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी है संसद। तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए जो है मौलिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान में पार्ट 3 में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है। ये 3 चीजें आपको जो है एकदम याद होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग कब आया था। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुई थी। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष यानी कि सभापति, वो कौन सा होता है? पीएम होता है इसका पदेन अध्यक्ष। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के आधार पे उसके जगह पे आई थी 1 जनवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है वनों की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसेस, समुद्री ज्वार और ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो है, जब ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ती है तो उसके बाद जलवायु परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीरो हंगर किस SDG से संबंधित है? तो आप कुछ जो है अच्छा जो रिपोर्ट है जिसकी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो हंगर किससे संबंधित है। तो ये जो है SDG 2 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, SDG 2। अब प्रश्न उठता है कि SDG 1 से कौन संबंधित है? तो इसमें है नो पॉवर्टी, यानी कि शून्य गरीबी। शून्य गरीबी किससे संबंधित है? SDG 1 से शून्य गरीबी संबंधित है। इसी तरह अगर SDG 3 देखा जाए तो SDG 3 जो है ये अच्छी स्वास्थ्य से संबंधित है। अब प्रश्न उठता है कि SDG कब आई थी? तो SDG जो है सितंबर 2015 में इसे अपनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। उसी में जो है इसके द्वारा जो है 193 देशों ने इसको जो है अपनाया था। और इसमें टोटल्स जो गोल हैं वो 17 गोल्स हैं। SDG गोल्स में कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं कुल, जिसमें से मैंने आपको SDG 1, 3 और 2 बता चुका हूं। और ये जो है सितंबर 2015 में अपनाया गया था न्यूयॉर्क में जो समिट हुई थी उसमें। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरों की है? तो जब कोई प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है तो उसमें आपको देखना होता है कि सबसे परफेक्ट उत्तर कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसमें सबसे परफेक्ट उत्तर तो 3 होगा। वैसे आपको बता दूं कि कुछ जो भारत के जगह है वहां पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है, यानी कि जिसको 2 टियर पंचायती राज सिस्टम बोल सकते हैं। अब इसमें आपको कौन कौन है? तो ऐसे राज्य और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं जो उनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। 20 लाख से कम है। वहां पे जो है 2 स्तरों की पंचायती राज व्यवस्था है। पहली जो है ग्राम, एक तो ग्राम स्तर पे हो जाएगा और एक जो है सीधे जिला स्तर पे है। जिला स्तर पे, तो जिला स्तर बीच वाला जो इंटरमीडिएट लेवल है वो स्तर नहीं है। अब इसमें हम एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि मणिपुर, राज्य में मणिपुर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, मणिपुर, सिक्किम। सिक्किम के बाद आपको जो है पुडुचेरी यूटी में आ जाएगी, पुडुचेरी हो जाएगा। राज्य में गोवा हो जाएगा एक, दमन एवं दीव एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप ये हो जाएगा। तो इसमें काफी सारा आपने एडिशनल फैक्ट देखा। आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में भारत की G20 प्राथमिकता का प्रमुख विषय क्या रहा था? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2024-25 में जो G20 हुआ था उसमें भारत की प्राथमिकता का मुख्य विषय ये रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक का सदस्य, सबसे पहले आप जान लीजिए कि टोटल जो है वर्तमान में 10 सदस्य हैं।
10 सदस्य हैं ब्रिक्स में। दूसरा नंबर जो है, ब्रिक्स शब्द जो दिया था उसको जिम ओ नील ने दिया था, जिम ओ नील ने दिया था। और जो ये 10 सदस्य हैं वर्तमान में, इसमें सबसे लेटेस्ट जो सदस्य है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है, फर्स्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स। तो इसमें है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ब्रिक्स मेंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो संबंध है वो चुनाव सुधार से संबंधित है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव जिस कमेटी ने दिया था उसके रामनाथ कोविंद जो है उसके अध्यक्ष थे। ये याद होना चाहिए आपको, रामनाथ कोविंद। एक समिति बनी थी जिसका काम था वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है अपने विचार देना, उसके संभावनाओं को विकल्प तलाश के उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करना। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में किस सिद्धांत पे आधारित है? तो भारत की जो विदेश नीति है हाल के वर्षों में जो है ये रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे आधारित है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अब प्रश्न उठ रहा होगा क्या है? तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भारत जो है अपनी संप्रभुता को बचाते हुए स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय लेगा, जहां इसको अपने देश में विकास के लिए संभावनाएं बन रही होंगी उस तरह का डिसीजन लेगा विदेश नीति बनाते समय। तो इसी को जो है रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। किसी के दबाव में आके फैसला नहीं लेगा, तब जाके जो है ये कहा जाएगा कि ये संप्रभु देश है और अपनी फैसला खुद ले रहा है। तो इसको कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब हुआ कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी भारत में चीजें हो रही हैं उनको ई गवर्नेंस से जोड़ देना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है कागज रहित हो जाए, तो उसको जो है हम ई गवर्नेंस कहते हैं। सतत विकास का क्या मतलब है? व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन? इसका मतलब है वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन। वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन को जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि ऐसा विकास जिसमें हम वर्तमान के पीढ़ी को तो ध्यान में रखें ही, भविष्य का भी जो पीढ़ी हो वो भी जो है आसानी से जी पाए, एक अच्छा पर्यावरण मिल सके, एक अच्छे संसाधन मिल सके उनको, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये विकासशील श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? विकासशील श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है, फायदा क्या है? तो ई गवर्नेंस जब होता है तो सारे काम जो है एक जो है डिजिटल रूप में होने लगता है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसांख्यिकीय विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा आबादी जो है इस समय इंडिया डेमोग्राफिक फीचर है, कि भारत में जो है वर्तमान समय में जो लोगों की आयु है उसमें युवा आबादी की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी को जो है फीचर कह सकते हैं, जिसका लाभ भारत को उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो इसमें कार्यपालिका को नियंत्रित करने हेतु अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वह कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार काम करने लगेगी, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जो है देश जो है लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। इसको हम कहते हैं कार्यपालिका को नियंत्रित करने हेतु जो है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है, ताकि चेक एंड बैलेंसेस बने रह सके। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? इसमें चार, संविधान, चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार। तो लोकतंत्र की आत्मा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है।
अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों ये रहा आज का 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि इस वीडियो में हमें और क्या शामिल करना चाहिए। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।